प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे कि सौंदर्यवर्धक चिकित्सा और आयुर्वेद के हिसाब से मनोवा स्त्रोतस की दृष्टि, इसको हम किस तरह से विचार करें और कितना हमें फायदा हो सकता है, क्योंकि ये सब चिकित्सा करने में बहुत सहयोगी रहता है। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि मैं जो भी बताता हूँ ये सब सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सक लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर कोई नॉन मेडिकल लोग अपने आप को जो बहुत अति होशियार समझते हैं, अति इंटेलिजेंट समझते हैं, वो अगर मेरा कोई भी वीडियो देख के और चिकित्सा देते हैं और कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो उसके खुद जिम्मेदार हैं। जो गलत चीजें खुद किया जा रहा है। मुझे अभी कुछ देर पहले किसी बिजनेसमैन का फोन आया कि हमने किसी के ब्रेन ट्यूमर का आपका लेक्चर सुन के इलाज किया और वो केस खराब हो गया है, तब आप उसको ठीक करिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं था, आप तो ये गलत है, और बिजनेसमैन है आप, आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है। तो वो केस अगर खराब हो गया आपके दवाइयों से तो वो मैं नहीं करूंगा, उस केस को ही मैं नहीं लूंगा, क्योंकि आपने अपने आप को खुद ही चिकित्सक समझ लिया। आयुर्वेद में त्रैष्णन्य अध्याय जो बताया है, चरक संहिता में सूत्र स्थान में 11वां अध्याय जो बताया है, त्रैष्णनीय अध्याय, उसमें तीन प्रकार के चिकित्सक बताए हैं। एक चिकित्सक होते हैं सिद्ध साधित, जो कोई सिद्ध पुरुष है, बड़े वैद्य हैं, उनके अंडर में सीखा हुआ, उनके कंपाउंडर या कुछ, और वो फॉर्मुलेशन से इलाज करना, उसको बोलते हैं सिद्ध साधित। एक होते हैं छद्मचर वैद्य, जो इधर उधर का फॉर्मूला चोरी करके, जो यूट्यूब में आजकल लोग चोरी करके सुन के, लेक्चर सुन के और चिकित्सा करते हैं। ना डॉक्टर होते हैं, ना एनाटॉमी मालूम है, ना फिजियोलॉजी पता है, ना पैथोलॉजी पता है, ना संप्राप्ति पता है, ना कुछ पता है, और चिकित्सा करते हैं। उनको बोलते हैं छद्मचर, और उनको चरक जी ने तस्कर वैद्य बोला है, मतलब वो स्मगलिंग कर रहे हैं गलत तरीके से। और एक होते हैं प्राणाभिसर रोगाभिसर, जो सभी ज्ञान लेके, डिग्री लेके, और आज के युग के हिसाब से लाइसेंस लिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, और तब चिकित्सा करते हैं। तो जो छद्मचर वैद्य लोग जो हैं, जो अपने आप को अति होशियार समझते हैं कि हमने ये चिकित्सा दे दिया, स्वर्ण मकर ध्वज दे दिया, शिला संदूर दे दिया और पेशेंट ठीक कर दिया, और फिर वो केस खराब हो जाता है तो फिर वो मुझसे संपर्क कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए कोई भी, मेरा दरवाजा बंद है उनके लिए, डोर क्लोज्ड है परमानेंट। तो मुझे, मैं क्योंकि चिकित्सक लोग के लिए ही ये सेशन लेता हूँ, जो चिकित्सक हैं वो, और मेरे जो चिकित्सक हैं मुझे पता है कि कौन चिकित्सक है कौन नहीं है। और मेरे से ज्यादा अगर जो होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो खुद का खुद मैनेज करें, खुद को दिव्य ज्ञान दिया हुआ है ब्रह्मा जी ने, तो खुद का खुद करें। इसी तरह से एक डॉक्टर नजीब सर का भी लेक्चर आता है, एमबीबीएस का, एलोपैथी मेडिसिन का, वो पढ़ाते हैं
उनका लेक्चर सुन के और एलोपैथी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसको जो मन कर रहा है, लेकिन वो गैर कानूनी है। गैर कानूनी काम में मैं सहयोग नहीं दे सकता हूँ। अब बात आती है, हम जो विषय पे बात कर रहे हैं वो हम बात करते हैं। तो सौंदर्यवर्धक चिकित्सा और मनोवत स्रोतों की दुष्टि, ये हमें सोचना चाहिए। तो आयुर्वेद में सौंदर्य जो रहता है, सुंदरता जो रहती है, वो बाह्य तो होती ही है कि कोई भी इंसान सुंदर दिखना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। और चरक जी ने बोला है कि यह हमारे शरीर का लक्ष्मी है, मतलब धन धान्य और संपदा का द्योतक है, कि हम स्वस्थ है, निरोगी है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्र मना स्वस्थ विधीयते, ये सुश्रुताचार्य जी ने स्वस्थ की परिकल्पना की है। तो हमें स्वस्थ व्यक्ति जो है वो सुंदर भी रहता है। और हमारे आयुर्वेद में शुक्र सार व्यक्ति, मज्जा सार व्यक्ति, रस सार व्यक्ति, हर सारता के हिसाब से भी बताया है कि वो ऐसा इतना सौंदर्य उसका अच्छा रहता है। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम शरीर, मन और आत्मा का बैलेंस, संतुलन, इसको भी हम सौंदर्य मानते हैं। इंद्रियों का भी सब अच्छे से प्राकृतिक रूप से कार्य करना, और जो इंद्रियों का अपने अर्थों से शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्राकृतिक रूप से रहना, इसको भी हम सौंदर्य मानते हैं। शरीर भी साफ सुथरा और दिव्य ऐसा दिखना चाहिए। आत्मा में भी कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मिक गुण, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख, ये जो बताए हैं, वह भी एकदम अच्छा से रहना चाहिए। तो सौंदर्य वर्धक चिकित्सा अगर हम शरीर के हिसाब से देखें और मनोवत स्रोत के हिसाब से देखें, तो आयुर्वेद में त्वचा जो होती है, स्किन, त्वचा, उसकी प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा और वृद्धि हेतु चिकित्सा जो की जाती है, वह आयुर्वेदिक सौंदर्य वर्धक चिकित्सा है। इसके लिए हम लोग पंचकर्म कराते हैं, उद्वर्तन कराते हैं, लेप प्रलेप प्रदेह, अलग अलग चीजें कराते हैं। उसके बाद में शमन चिकित्सा कराते हैं, किसको शरीर में एक्जिमा हो गया है, या किसी को अलग अलग अर्टिकेरिया हो रहा है, मतलब शीत पित्त हो रहा है, उदर्द हो रहा है, या फिर किसी का हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, कलर एकदम चेंज हो गया है, तो हाइपर हो गया या हाइपो हो गया है, अलग अलग चीजें हो रही है, तो उसकी हम चिकित्सा करते हैं। तो हम त्वचा देखते हैं, फिर केश देखते हैं, बाल अच्छे होने चाहिए। नेत्र की चिकित्सा हम लोग करते हैं, आंखों का रोशनी अच्छा होना चाहिए, आंखों का सौंदर्य अच्छा होना चाहिए, इसलिए अंजन विधि बताया है आयुर्वेद में, सौविरंजन बताया है, जो रोज ही करने वाली क्रिया है। फिर दंत बताया है कि दांत अच्छे होने चाहिए, चमकदार और बिना कोई खराबी के दांत अच्छे होने चाहिए। अगर दंत में कोई विकृति है, नेत्र में विकृति है, केश में विकृति है, त्वचा में विकृति है, तो चिकित्सा जो है वो अलग अलग तरीके से आयुर्वेद में की जाती है। और कुछ कुछ व्याधियों में दंता दंताढ़िनाम मलाढ़त्वम, जो बताया है कि जो प्रमेह का पूर्व रूप रहता है, उसमें मल बहुत ज्यादा संचित होने लगता है दंत आदि में, तो वह पुरुरूप अवस्था भी रहती है, तो हम उसकी भी चिकित्सा करते हैं कि प्रमेय ना हो। उसी तरह से राजयक्ष्मा जैसी व्याधि है, उसमें हम लोगों ने ये देखा है कि केश का वर्धन बहुत ज्यादा होता है, नाखूनों का मल का वर्धन बहुत ज्यादा होता है, तो हम राजयक्ष्मा का चिकित्सा कर देते हैं। तो एक तो प्रोग्नोसिस के हिसाब से, डायग्नोसिस के हिसाब से, और ट्रीटमेंट के हिसाब से, और उसके बाद में हम अरिष्ट सूचक के हिसाब से, त्वचा, नख, नेत्र, केश, ये सब हम लोग देखते ही हैं। तो प्राकृत अवस्था में जब मनुष्य रहता है, तो प्राकृतिक सौंदर्य की रक्षा और वृद्धि के लिए हम चिकित्सा करते हैं। उसी तरह से मनोवह स्त्रोतस जो है, उसमें हम मन का संचरण का जो मार्ग है, वो अच्छे से मन संचरित हो पा रहा है कि नहीं, शरीर का शरीर की चिकित्सा के साथ में मन का गुण है सत्व गुण, और रज और तम गुण से दूषित होकर वह मानसिक रोग में चला जाता है, मानसिक ज्वर होता है। या रज और तम बहुत ज्यादा आवृत हो जाए तो पेशेंट या तो क्रोध में रहेगा बहुत ज्यादा, और ईर्ष्या में रहेगा। तो उसके लिए निवारण के लिए धारणीय वेगों को रोकने के लिए कहा गया है कि वह ना हो, और अगर हो गया व्याधि तो उसको ठीक करने की चिकित्सा के लिए ये बताया, धी धैर्य आदमी आत्मादि विज्ञानम, बुद्धि को समझना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और आत्मादि विज्ञान, अध्यात्म शास्त्र की तरफ जाना चाहिए। और उसके बाद भी अगर वो व्याधि हो रही है तो उन्माद अपस्मार की चिकित्सा बताई गई है। तो रज और तम में अगर गया तो पेशेंट अवसाद में जाता है, विषाद में जाता है, या व्याकुलत्व रहता है बहुत ज्यादा, मन में चिड़चिड़ापन रहता है। अगर रज ज्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट में ईर्ष्या, मद, अहंकार, और दूसरे को नीचा दिखाना, तिरस्कार करना, ये बहुत सारी चीजें अवगुण आ जाते हैं, मानसिक दोष रहता है वो चीजें।
संहिताओं के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो चरक सूत्र स्थान में क्या बताया कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, या आयुर्वेद का मूल जो बोलेंगे मूल प्रयोजन स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। तो सौंदर्य की रक्षा हेतु वे मन और शरीर का संतुलन बहुत आवश्यक होता है, कि संतुलन में रहे, बैलेंस स्टेज में रहे। और दूसरा बोल रहे हैं कि मानसिक रोग, मानसिक कारण भी शरीर के व्याधि उत्पन्न करने में कारणीभूत रहते हैं। सातवें ही मनसो रोगान, ऐसा बोला है। तो इसके लिए सुश्रुत सूत्र स्थान 24वां में जहां दिनचर्या बताइए, वहां पे क्या बोला है कि वही परिमार्जन चिकित्सा करते हैं, जैसे अभ्यंग कराते हैं, स्नान कराना जरूरी है, अंजन कराना है, उसे सौंदर्य की रक्षा करनी है। और भाव प्रकाश में तो सौंदर्य वृद्धि हेतु बहुत सारे औषधियां बताई हैं, जैसे केश के लिए सौंदर्य बढ़ाने के लिए बताई हैं, उसी तरह से त्वचा के सौंदर्य बढ़ाने के लिए बताई हैं, दंत के चिकित्सा के लिए बताई हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग चिकित्साएं बताई हैं कि हमें सौंदर्य रखना है, शरीर के अवयव जो हैं अंतर और बाह्य, या अवयव बहुत ही अच्छे दिखाई दे, प्लीजेंट दिखाई दे, मतलब देखने में अट्रैक्टिव लगे, वैसा बताया गया है। लेकिन अगर मनोवस्त्रोतस की दृष्टि हो जाती है तो सौंदर्य पे उसका इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मानसिक भाव में चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उसका इफेक्ट चिंत्या तति चिंतनात् रसव स्रोतस की दृष्टि होती है। और उसका प्रभाव क्या होता है, ज्यादा चिंता करेंगे तो चेहरे पे झुर्रियां पड़ेंगी, रिंकल्स पड़ेंगे, त्वचा में रूखापन आ जाएगा बहुत ज्यादा। उसके बाद में क्या होगा, और दोषों के हिसाब से देखें तो वात की वृद्धि, ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं। अगर पेशेंट बहुत क्रोध कर रहा है बहुत ज्यादा, और एक दिन नहीं, वो कंटिन्यू बहुत सालों से क्रोध में है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई डिस्प्यूट चल रहा है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, तो पेशेंट बहुत दिनों तक क्रोध में रहता है, कोई बातें उसको बर्दाश्त नहीं होती हैं, जैसे डिवोर्स केस चल रहा है, या पैसे का कुछ चल रहा है, या किसी ने चीटिंग कर लिया उस पर क्रोध आ रहा है, तो उसका इफेक्ट बॉडी पे क्या होता है कि फोड़े फुंसियां हो जाएंगी, चेहरे पे पूरे बॉडी में लालिमा आ जाएगी, और शरीर में पित्त दोष की वृद्धि हो जाएगी, ऐसे सिम्टम दिखेंगे। इसी तरह से अगर कोई डिप्रेशन में है, शोक में है, और उसका तम गुण बढ़ गया है, कोई मन के प्रतिकूल ऐसी चीजें हो गई जो मन को एक्सेप्ट नहीं थी लेकिन हो गया लाइफ में, तो पेशेंट बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाता है, और वह वही वही बातें ओवर थिंकिंग करके सोचने लगता है। तो मानसिक भाव जो शोक है, उसका इफेक्ट चेहरे पे ये होता है कि चेहरा फीका पड़ जाता है, आंखों के चारों ओर डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे रस क्षय और कफ दोष का क्षय, ये सिम्टम हमें दिखता है। उसी तरह से अगर कोई भय में है कि अगर किसी का इनकम टैक्स का रेड होने वाला है, या किसी का मृत्यु होने वाला है, या किसी रिलेटिव का मृत्यु होने वाला है, या कुछ ना कुछ ऐसे भय जो रहता है लाइफ में, आगे फ्यूचर कैसा होगा उसका भय है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं, सभी के मनुष्य जीवन में कुछ ना कुछ होती है। लेकिन मानसिक भावों का शरीर पे कितना इफेक्ट होता है, तो अगर ज्यादा भय में रहते हैं कोई, तो बाल झड़ना, नाखून टूटना, ये कंडीशन हो जाती है। तो उसमें वात की दृष्टि होती है और मज्जा की दृष्टि होती है, और नाखून और बाल झड़ना मतलब अस्थि धातु की भी विकृति हो रही है। तो वो हमें सोचना चाहिए, मतलब मानसिक भाव, सौंदर्य पे प्रभाव, और कौन से कारण है, कौन से दोष दूष्य समूर्छना हो रही है, उस पर हमें विचार करना चाहिए। उसी तरह से अगर हम संप्राप्ति देखें, तो जो मानसिक कारण है, और उसके वजह से मनोवस्त्रोतस की दृष्टि होती है, काम क्रोध लोभ द्वेष ईर्ष्या मद मात्सर्य राग द्वेष, ये सब जो मानसिक इमोशन है, मेंटल इमोशन है, माइंड के इमोशन, उस पर कंट्रोल नहीं किया, धारण नहीं किया, तो ये मनोवस्त्रोतस की दृष्टि करते हैं, और रज और तम बढ़ जाता है, और वात दोष और पित्त दोष की वृद्धि हो जाती है। उससे धातु पे रस धातु की दृष्टि, रक्त धातु की दृष्टि, और उसका त्वचा के विकार होते हैं, और सौंदर्य नष्ट होने लगता है। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो भले वो सुंदर दिखते हों पहले, लेकिन बाद में धीरे धीरे कालांतर में उनके चेहरे पे कुछ कुछ चीजें खराब होने लगती हैं। उसी तरह से मानस रोगों का और त्वचा विकारों के कुछ उदाहरण हैं कि व्यंग जो हो जाता है, जो जिसको मिलेज्मा बोलते हैं, जिसको वांग बोलते हैं, तो व्यंग, तो चिंता और शोक ज्यादा करने की वजह से रक्त दृष्टि होती है, और त्वचा पे काले काले दाग आ जाते हैं, अलग अलग पैचेस आ जाते हैं चेहरे पे, वो रक्त की दृष्टि से होता है, जो ज्यादा चिंता और शोक में रहता है, मिलेज्मा हो जाता है। इसी तरह से
एलोपेशिया, इंद्रलुप्त जो होता है, जो ज्यादा भय में रहते हैं और शोक में रहते हैं, तो उनका वात की वृद्धि होती है, बाल झड़ना होता है और कहीं कहीं पैचेस पड़ जाते हैं, एलोपेशिया अराटा, या पूरा एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, पूरे बॉडी के सारे रोमकूप और सब चीज झड़ जाते हैं। तो वो हमें देखना चाहिए। और यूनिवर्सलिस जो होता है, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस, उसमें कोई विष विकार भी होते हैं, या समुद्र, दूषित समुद्र का पानी से स्नान करना या नदी से स्नान करना, तो वहां पे विष का भी हमें विचार करना चाहिए। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनको पूरे बॉडी में उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए, क्योंकि वो खुद भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, तो उनको ये बताया गया कि आपको सर्वाइकल कैंसर ना हो इसलिए वैक्सीन ले लीजिए। उन्होंने जब से वैक्सीन लिया है, उनको पूरे शरीर पे दाने दाने आ गए हैं, और वो जो शीत पित्त है वो हो गया है। तो उन्होंने 4-5 डर्मेटोलॉजिस्ट से चिकित्सा लिया, लेकिन ठीक नहीं हो रही है। होम्योपैथी का इलाज किया, वो ठीक नहीं हो रही है। फिर आयुर्वेद की भी बहुत सारी चिकित्सा किया, वो भी ठीक नहीं हो रही है। तो वो मेरे पास है कि आप कुछ कर सकते हैं क्या। तो मैंने उनका हेतु निकाला, तो ये पता चला कि वैक्सीनेशन जब से लिया है सर्वाइकल कैंसर ना होने के लिए, तब से उनको ये उसका साइड इफेक्ट हुआ है, मतलब ये कहीं ना कहीं गर्भ विष उनके बॉडी में गया है। तो मैंने उनको चंपका दी अगत देके फिर चिकित्सा शुरू किया है, अभी 1-2 दिन ही हुआ है। फिर वो आगे जैसा होगा वो बताएंगी, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हमें विष का भी सोचना चाहिए। आगंतुक कारण भी होता है, मानसिक कारण भी होता है, और दिनचर्या का गड़बड़ होना, और बहुत सारे हेतु होते हैं, वो भी हमें कंसिडर करना चाहिए। उसी तरह से अगर दीर्घकालीन मानसिक तनाव में कोई पेशेंट रह रहा है, तनाव का मतलब है कि कंटिन्यू मेंटल एगोनी, या मेंटली वो डिस्टर्ब रह रहा है, वो मानसिक तनाव है बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से कुष्ठ व्याधि होती है, सोरियासिस या एक्जिमा हो जाता है, त्वचा पे खुजली आती है, त्वचा पे पपड़ी निकलने लगती है ऊपर का। तो यह भी एक मनोवस्त्रोता और सौंदर्य दृष्टि, इसको हमें चिकित्सा करना चाहिए। तो चिकित्सा में मन की भी चिकित्सा करनी है और शरीर की भी चिकित्सा करनी है। मन की चिकित्सा के लिए हमें सत्वावजय चिकित्सा या युक्ति व्यपाश्रय दैव व्यपाश्रय चिकित्सा ये करना चाहिए। शारीरिक चिकित्सा में हम लोग शोधन शमन भय परिमार्जन अंतर परिमार्जन ये चिकित्सा करते हैं। तो ये हमें देखना पड़ता है। इसी तरह से नाखून के जो विकार होते हैं, उसमें चिंता एक कारण होती है, रस क्षय होता है, नाखूनों की चमक कम हो जाती है, और अस्थि व स्त्रोतस, क्योंकि नख और केश जो है वो अस्थि धातु के मल हैं, तो उसमें दृष्टि हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं चिंता कारण होता है। वात वृद्धि हो रही है, पित्त वृद्धि हो रही है, कफ की दृष्टि हो रही है, वो हमें देखना चाहिए। तो ये बहुत एक व्यापक चीज है जो हमें कंसिडर करनी चाहिए। तो सौंदर्यवर्धक चिकित्सा में हम लोग आयुर्वेद में देखें, तो आयुर्वेद के पंचकर्म चिकित्सा जो है वो सबसे बेस्ट चिकित्सा है दुनिया की चिकित्सा के मामले में, क्योंकि हम लोग वमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, शरीर के ऊर्ध्वगामी जो दोष है उसको हम, और या कफ के विकार हैं, क्लेद के विकार हैं, हम वमन से उसको शुद्ध करते हैं। अधोगामी है, पित्त के विकार है, रक्त व स्त्रोत की दृष्टि है, पित्त की दोष की दृष्टि है, तो उसमें हम विरेचन कराते हैं, नस्य कराते हैं। और रक्त के विकारों में हमें चिकित्सा करनी है, तो शिरो विरेचन कभी कराते हैं, कभी विधि शोणित अध्याय में जो चिकित्सा बताइए कि रक्त पित्त की चिकित्सा करना है, विरेचन करना है, उपवास लंघन कराना है, ये बहुत सारी व्यापक चिकित्सा है, वो हमें करना पड़ता है। और शमन चिकित्सा में हम रक्त को शुद्ध करने वाली दवाइयां, जैसे कि मंजिष्ठा है, हरिद्रा है, फिर सारिवा है, चंदन है, वर्णगण की औषधियां, कुष्ठग्न गण की औषधियां, कंडुग्न गण की औषधियां, उदर्द प्रशमन गण की औषधियां, शोणि स्थापन गण की औषधियां, वय स्थापन गण की औषधियां, ऐसे अलग अलग हम दवाइयां देते हैं, जिससे हमारे शरीर में रक्त जो है वह शुद्ध हो जाए, क्योंकि रक्त, तो उससे सौंदर्य भी अच्छा निखर जाएगा। हार्मोनल इम्बैलेंस है वो भी ठीक होगा, क्योंकि रस और रक्त का स्त्रोतस अच्छा हुआ तो हार्मोन्स भी अच्छे हो जाते हैं। और बाह्य उपचार में हम लोग मुख लेप लगाते हैं, जिसमें हम लोद्र का उपयोग करते हैं, चंदन का उपयोग करते हैं, यष्टि मधु का, कुमकुम केसर का उपयोग करते हैं। बालों को अच्छा करना है तो नील तेल या भृंगराज तेल, महाभृंगराज तेल, ब्राह्मी तेल, आंवला का तेल, जाति फल का, जाति पुष्प का तेल, चमेली का तेल जो बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे दिव्य दवाइयां देते हैं, या वट जटादि तेल देते हैं जो बालों का सौंदर्य अच्छा करता है। और स्नान का चूर्ण भी देते हैं हम लोग कि उद्वर्तन करना है, तो आयुर्वेद के चरक संहिता में तीसरा चैप्टर जो है सूत्र स्थान में, उसमें आरगवती अध्याय बताया है। आरगवती अध्याय में बहुत सारे योग बताए हैं,
जो चूर्ण प्रलेप प्रदेह उद्वर्तन के लिए बताएं, कुछ लेप के लिए बताएं, कुछ प्रलेप के लिए बताएं, तो उनका प्रयोग हम लोग इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी सौंदर्य प्रसाधन के लिए प्रयोग करते हैं। इसी तरह से मनोवस्त्रोतस की चिकित्सा करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मन दुष्टि है, मन में ऐसे गलत गलत विचार आ रहे हैं, उसका इफेक्ट शरीर पे पड़ रहा है। तो हम लोग को मेध्य रसायन देना पड़ता है, जैसे ब्राह्मी है, मंडुकपर्णी है, शंख पुष्पी है, इसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से सत्वावजय चिकित्सा देते हैं, जिसमें हम मेडिटेशन बोलते हैं, ध्यान बोलते हैं, योग बोलते हैं, और पॉजिटिव थिंकिंग, हैप्पी थॉट्स, इस तरह के हम प्रोत्साहन करते हैं पेशेंट लोगों को। उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। हैप्पी थॉट्स जितना रहेगा उतना मन अच्छा रहेगा, और मन अच्छा रहेगा तो रस व स्रोतस, रक्त व स्रोतस अच्छा रहेगा, और सौंदर्य बहुत ही अच्छा से अच्छा रहेगा। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो जीवन शैली जो है, दिनचर्या, आयुर्वेद की जो चिकित्सा में दिनचर्या अध्याय, दूसरा अध्याय बताया है अष्टांग हृदय में, कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा। ब्राह्म मुहूर्त में उठ के उठना चाहिए, क्योंकि आयु का वर्धन करना है, आयु की रक्षा करनी है। तो और फिर दूसरा क्या स्टेप बताया कि शरीर चिंता निवृत्त कृत शौच विधिस्तता, शरीर की चिंता छोड़ के पहले शौच करना है। तो जब सुबह जो ब्राह्म मुहूर्त में उठता है, तो उसके सारे जो वात दोष है वो निकल जाता है, मल अच्छे से पेट साफ होता है, वायु निकल गया तो सारा शरीर ही शुद्ध हो जाता है, फिर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, अच्छा रक्त बनेगा, रस बनेगा। तो दिनचर्या ब्राह्म मुहूर्त से उठने से शुरू होती है, और उसमें जो नियम बताएं कि भूख लगने पे ही खाना है, तांबुल भक्षण करना है, बालों को तेल लगाना है, स्नान करना है, अभ्यंग करना है, उसके बाद में पादाभ्यंग करना है, और शीर, श्रवण, पाद, पैर, इनको तेल लगाना है रोज। उसी तरह से तांबुल भक्षण करना है, उसके बाद में अंजन लगाना है, दंत धावन करने के विधि, वो सब जब हम करते हैं तो वह अपने आप सौंदर्य को बढ़ा देता है। उसी तरह से नियमित अभ्यंग करके स्नान करना है, नस्य से सौंदर्य वृद्धि करना है, अंजन लगाना है, कर्ण पूरण करना है, योग में शवासन करना, भ्रामरी प्राणायाम से मन की शांति करना, आहार में सात्विक आहार लेना, और वात और पित्त को शांत करने वाला लघु आहार का सेवन करना। इससे मन भी ठीक रहता है, शरीर भी ठीक रहता है। ओवर ईटिंग कोई भी चीज का गलत ही रहता है, उससे हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी, ब्रेन की बीमारी, दुनिया भर का होता है। जो अति अशन करते हैं, ज्यादा खाते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। फिर विरुद्ध अन्न नहीं खाने देना है, अध्यशन नहीं करने देना है, वेगों को धारण नहीं करना है, फिर विषमाशन नहीं करना है, समशन नहीं करना है, और लंघन भी बहुत ज्यादा नहीं करना है। ये जो नियम बताए हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो सौंदर्य केवल शरीर का ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा का भी संतुलन होता है। मनोवस्त्रोतस की दृष्टि, चिंता, शोक आदि के कारण त्वचा और केश में नकारात्मक प्रभाव डालती है। त्वचा, केश और सारे ऑर्गन्स खराब हो जाते हैं। इसलिए मन को खुश रखना यह बहुत श्रेष्ठ चिकित्सा है। उसी तरह से सौंदर्यवर्धन हेतु शारीरिक, मानसिक और आचार रसायन, आचार रूप से चिकित्सा, इसको समन्वित रूप से अपनाने की आवश्यकता पाई गई है। यह मुझे बताना है। आप लोगों को और कुछ बोलना है तो आप लोग बोलिए। डॉक्टर वीना मैडम, आप कुछ बोलना चाहती हैं सौंदर्य से रिलेटेड और मनोवस्त्रोत से रिलेटेड, कुछ बोलना है? आदरणीय वीना मैडम, आप पेशेंट देख रही हैं? नहीं सर, मगर मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, आपका कुछ अच्छा, सुना नहीं है। कोई बात नहीं, आप कुछ बताइए कि सौंदर्य और मनोवस्त्रोत की दृष्टि, इससे रिलेटेड कुछ आपका मत है तो बताइए। हाँ सर, मनोहर स्रोतस के व्याधियों में उन्होंने अनिद्रा और विषाद, ये दोनों भी समावेश किया है। तो अनिद्रा से भी सब हमारे सौंदर्य के फैक्टर इफेक्टेड होते हैं। तो अच्छी निद्रा, हमारा ऋतुचर्या, दिनचर्या का पालन, जो अभी आपने बोल दिया, पंच ज्ञानेंद्रिय का अच्छा कार्य होना, ये भी सौंदर्य का ही लक्षण है। और विषाद, हमेशा दुखी रहना, और हंसना, यह सौंदर्य की सबसे अच्छी बात है। और हंसने के बाद अच्छे दांत दिखना, ये भी सौंदर्य की बात है। तो मैं तो इसके ऊपर ही ज्यादा मेरी चिकित्सा होती है सर। जी। हाँ सर। हाँ, और और कुछ बात? आयुर्वेद, हाँ बोलिए हाँ। बोलिए। हम और कुछ याद आया तो और मैं बोल देती हाँ, हूँ। आयुर्वेद में तीन उपस्तंभ बताए हैं, त्रैस्त्रणीय अध्याय जो है 11वां अध्याय, सूत्र हाँ। स्थान का 11वां चैप्टर, उसमें तीन उपस्तंभ बताए हैं, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो निद्रा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। नेचुरल साउंड स्लीप,
इतना जरूरी है, आयुर्वेद इसको इतना ज्यादा महत्व देता है कि टाइम पे सोना, टाइम पे उठना। अगर अति निद्रा हो गई तो बीमारी होती है, हीन निद्रा हो गई तो बीमारी होती है, मिथ्या निद्रा हो गई, कभी भी सो रहे हैं कभी भी उठ रहे हैं, तो बीमारी होती है। तो इसको हमें देखना चाहिए। तो नींद जो रहता है उससे क्या क्या फायदा होता है? तो उससे कृशता आती है या ब्रूहण होता है। नींद जो होती है उससे हमारे शरीर का पचन क्रिया जो है वो अफेक्ट करती है, पचन अच्छे से होना या नहीं। जो मज्जा तंतु हैं, मज्जा के धातु, वो पूरा अच्छे से बनता है, नरिश होता है। अगर नींद कम होगा तो फिर ब्रेन का इफेक्ट, ब्रेन का कार्य कम होने लगेगा, और फिर बुद्धि स्मृति का नाश होगा। इसी तरह से निद्रा जो है वो हमारे सारे सिस्टम को, जो प्राणव स्रोतस है, अन्नव स्रोतस है, पुरीश्व स्रोतस है, सारे स्रोतसों को बैलेंस करती है। उसको प्राकृत अवस्था में भाव पदार्थों को गुजरने का जो टाइम है, मतलब भाव पदार्थ सर्कुलेट हो रहे हैं, उसको वो बैलेंस करती है। तो इसलिए निद्रा लेना, और वो भी अच्छे से निद्रा लेना, उस पे काम करने के लिए नींद अगर अच्छे से नहीं आ रही है तो क्या बताया कि शिरः श्रवण पादेषु अभ्यंगम माचरेत नित्यम, मतलब सिर में, कान के ऊपर नीचे सब जगह और पैरों में रोज तेल लगाना। इससे क्या होगा कि नींद अच्छी आती है। दूसरा बोला है कि खाना जो है वह बहुत ही अच्छा होना चाहिए जिससे नींद अच्छी आए। बहुत ओवर ईटिंग कर दिया या नहीं खाया कुछ, उससे नींद नहीं आती है। और आहार अच्छा होना चाहिए। सौंदर्य अच्छा बनाए तो ब्रह्मचर्य का पालन अच्छा से होना चाहिए, उसका इफेक्ट होता है। नस्य अच्छा होना चाहिए, शिरोधारा अच्छा होना चाहिए। जैसे व्याधि है उस हिसाब से हम चिकित्सा करते हैं। चलिए, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। डॉक्टर अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं? गंगवार सर, नलिनी मैडम, प्रीति मैडम, महाजन सर, सपना मैडम, हरिहर सर, किसी को कुछ बोलना है ये टॉपिक पे? नहीं बोलना? तो मैं अभी, हाँ बोलिए बोलिए। कोई बोल रहा है दूसरे? नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे हैं। हाँ, हाँ सर, जब उन्माद जैसा व्याधि होता है तो मनोबुद्धि, स्मृति, ये सब इफेक्ट, इसके ऊपर ही ज्यादा इफेक्ट होता है। तो हमारा नित्य अभ्यंग से, अभी आपने बोल दिया कि अभ्यंगम आचरेत नित्यम, जरासम शिरश्रवण बाधा। पादेषु विशेषेण शीलयेत। तो इसमें मन भी बहुत अच्छा रहता है, हमारी बुद्धि, नस्य जब हम रोज रोज करते हैं तो हमारी बुद्धि स्मृति बहुत अच्छी रहती है। उससे ये मनोविकार हमारे पास भी नहीं आते। ये नित्य आयुर्वेद, मला म्हणायचंय जगणं, नित्य हाँ, हमारे, जीवन जीना, जीवन हाँ जीना। जीना। हाँ, हम पेशेंट को बोलने से पहले वैद्यों ने आयुर्वेद अपनाना अपनाना चाहिए, हमारी दिनचर्या खुद करनी चाहिए, उसके बाद में हमें अधिकार आता है लोगों को बोलने। और उतना हमें अम, हमारे बोलने में भी एक प्रकार का दबाव या प्रेशर आता है पेशेंट को कहने में भी, क्योंकि हम अभी पहले उसका विचार करेंगे या आचरण करेंगे उसी तरह से। और आजकल के जो सौंदर्य प्रसाधन है तो उसमें कितने अलग अलग, यानी कि जो तकलीफ केमिकल, देने वाले हैं, हाँ, स्किन केमिकल्स है, को, कॉस्मेटिक्स। हाँ। कॉस्मेटिक को, तो वो अच्छे नहीं है, हमें मालूम है, तो भी हम वो यूज करते हैं। हमारे कितने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स महिलाएं लिपस्टिक लगाती है, जो लिपस्टिक में एक विषारी पदार्थ है, उसको लेड लेड उसमें डालते हैं, ये मालूम है हमें, तो भी हम उसका यूज करते हैं। हमारा गैरिक और घृत दोनों मिला के लिपस्टिक जैसा हम यूज कर सकते हैं उसका। इतने अलग अलग प्रकार के द्रव्य, अम, जो अमृत समान है, जो हम यूज करते हैं, मगर हम क्यों नहीं यूज करते मालूम नहीं, वैद्य भी नहीं यूज करते। और मैं मेरे दूसरी बात है, विचार आपने अच्छी तरह। करीना कपूर को देखा होगा, बॉलीवुड के हीरोइन। वो हाँ उसका सर। चेहरा कितना खराब हो गया है असली में, आप देखेंगे तो इतना कॉस्मेटिक यूज कर करके। तो वो चीजें नुकसान देती है ना बाद में। पैसा है, सब कुछ है, सर्जरी करा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं और केमिकल थोप रहे हैं, तो लेकिन शरीर पे कितना उसका नुकसान होता है। जी बोलिए मैम, बोलिए।
अभी हमारे मराठी इंडस्ट्री की एक टीवी कलाकार और पिक्चर में काम करने वाली मराठे, प्रिया मराठे, जो 38 इयर्स की सिर्फ थी। तो कैंसर से, गर्भाशय का कैंसर हो गया था उनको। तो उससे वो 2-3 दिन पहले चल बसी। तो उससे इफेक्ट होता है हमेशा मेकअप करने से। और मुझे अच्छी तरह से ये विषय हिंदी में नहीं बोलने आपको को आता मराठी है। में बोला है, मराठी में बोलिए आप जहाँ बोले। उस जी। प्रकार उस प्रकार बहुत नुकसान होता है हमारा, हमेशा कॉस्मेटिक यूज करने से। हम हेयर स्टाइल भी कितनी करती है, हेयर का बालों का वो स्ट्रेचिंग करके उसको कुछ तो भी केमिकल लगा लगा के वो स्ट्रेट करते हैं बाल। उससे भी बालों का बहुत नुकसान होता है। और ये हम जो सूर्य प्रकाश से जो स्किन को जो तकलीफ होती है, तो हर रोज यूज करने को बोलते हैं। उसको क्या, मैं तो नहीं यूज करती। फेस वॉश, ये फेस वॉश से हमारे हैंड वॉश से भी हमारे हैंड कितने खराब होते हैं। मगर उससे भी हम चने की दाल का आटा हाथ को लगाते, कोई जंतु नहीं रहते हाथ में। हम स्किन को भी दूध मिला के जब ये लगाते हैं चने का आटा, तो भी हमारी स्किन अच्छी होती है। मगर साबुन, हम सुबह उठे बराबर हम केमिकल का यूज करते हैं। कोलगेट जैसी हमें कुछ ये मेडिसिन का या ऐसी दवाओं का नाम नहीं लेना चाहिए, मगर टूथपेस्ट जैसी, और हम प्लास्टिक का ब्रश उठे उठे बराबर हम उसी जगह हमारे आयुर्वेद को अपनाएंगे, तो सच में हमारे दांत अच्छे होंगे, हमारे आंख अच्छी होंगी। हम जब मेरी एक पेशेंट थी चितड़े बोल के, विमल चितड़े, तो वो घर में आँख का अंजन, उसको काजल बोलते हैं, वो काजल बनाती थी एरंड या नवनीत के ऊपर दिया लगा के, उसकी जो काजली रहती है उसको घृत में या नवनीत में मिला के वो चांदी के डिब्बे में डिब्बी में भर देती थी, और वो हमेशा काजल लगाती थी। इस ऐसा करने से कितने छोटे छोटे और सादे सादे ये उपाय है जो हम कर सकते हैं, मगर वैद्यों ने पहले करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है सर। जी। थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी फेसबुक पे बोले कि चेहरा शुक्र का स्थान है। अगर शुक्र धातु अच्छा है तो चेहरा भी बहुत ज्यादा उज्ज्वलित, प्रज्वलित, ओजोवर्धक ऐसा दिखेगा। तो वहां पे शुक्र का भी हमें विचार करना चाहिए। शुक्र क्षय हुआ है या शुक्र की दृष्टि है तो चेहरे पे वो क्लियर क्लियर दिखता है। या अरविंद सर ने फेसबुक पे बताया है। जी। आदरणीय महाजन सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, बोलिए सर। वो ब्यूटी पार्लर की लड़कियां आती थी मेडिसिन लेने, कुछ ट्रीटमेंट लेने, तो वो बातों में बताने लगी कि हम तो जो हमारे पास हमारे कस्टमर आते हैं, हम तो एलोपैथिक ऑइंटमेंट यूज करते हैं जिसमें स्टेरॉइड पड़े होते हैं। अब उन लोगों को तो स्टेरॉइड का पता नहीं, तो स्टेरॉइड वाले ऑइंटमेंट्स यूज करते हैं पेशेंट अपने कस्टमर्स के ऊपर। तो वो ना उनको पता है, ना लगवाने वाले पेशेंट को तो पता ही नहीं क्या लगा रहे। तो एक बार एक हमारी बच्ची इंटर्नशिप कर रही थी एमबीबीएस के बाद, तो सीएमई थी कोई, तो वहाँ कोई अच्छी दिल्ली की मानी हुई ब्यूटिशियन है, उनके जगह जगह पे हैं शॉप्स। तो वो वोचर दे गई, 500 रुपए का वोचर, फ्री में आप आके ट्रीटमेंट लो। तो बच्ची रोज ही मुझे कहना, पापा वहाँ ले चलो ना, ले चलो ले चलो। तो एक दिन वहाँ ले गया, अच्छे एरिया में थी। हम आधा घंटा बाहर बैठे रहे, वो अंदर जब ट्रीटमेंट करवा के आई तो गाड़ी में बैठे, फिर वापस आए घर, तो उसका चेहरा लाल, सारी इचिंग हो गई। मैं क्या, अच्छा ट्रीटमेंट करा के आई। फिर उसको दवाई दी, ये एलर्जी हो गई तुम्हें, जो ट्रीटमेंट उन्होंने किया गया। तो जो घर के या हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वही सबसे बढ़िया है।
बस यही बताना था सर। जी। और आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। डॉक्टर हरिहर सर, ये विषय पे कुछ बोलना चाहते हैं आप? गंगवार सर, नलिनी मैडम, कुछ बोलना चाहते हैं? सपना मैडम, किसी को कुछ बोलना है? तो अभी हम ये प्रणाम सेशन। सर। हाँ, बोलिए बोलिए मैम जी। हम्म, अति चिंता से जो मेरे शरीर पे हुआ वो तो मैं खुद अनुभव कर रही सर। मेरी स्किन बहुत अच्छी थी पहले, आज से 5 साल तक, 50 इयर्स के होने तक। और जी। अभी एकदम सडन चेंज आ गया है। ड्राइनेस, बाल झड़ना, और नाखून क्रैक होते, ड्राई स्किन, रिंकल्स बढ़ गए। ये सब चीजें अनुभव, मतलब मेरा पर्सनल अनुभव है। स्किन पे इफेक्ट होता है। जी। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? चित्त उद्वेग अगर हो रहा है तो हम लोग सारस्वतारिष्ट, सारस्वत चूर्ण, ब्राह्म रसायन, ब्राह्मी वटी, ब्राह्मी घृत, कल्याणक घृत, मानस मित्र वटिका, ये सब हम दे सकते हैं। और दूसरा क्या है कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है? अगर वात दोष बढ़ा हुआ है चिंता करने से, तो हमें उसमें देखना है कि प्राण उदान व्यान की कार्य अच्छे से हो रहे हैं क्या। पित्त दोष बढ़ा है तो साधक पित्त कैसा है? हृदय में जाके स्थान संशय कर रहा है क्या? माइंड का इफेक्ट हो रहा है तो हृदय पे उसका इफेक्ट हो रहा है क्या? कफ दोष की दृष्टि हो रही है तो तर्पक कफ जो है मस्तिष्क में, उसमें कुछ विकृति हो रही है क्या? मानस कर्म विकृति हो रही है तो चित्त उद्वेग या चिंता हो रहा है क्या? और मनोवस्त्रोदस की दृष्टि हो रही है क्या, वो देखना है। तो उपशय कैसे मिलेगा? तो ध्यान, प्रार्थना, भगवान का प्रेयर करिए। जो भी भगवान को मानते हैं इष्ट देवता का, वो प्रार्थना करें, ध्यान रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें, योगासन रखें। उसके बाद में अपनी बातों को शेयर करें। बहुत बार मन में कुछ बातें रखने से वही तकलीफ देती हैं। मन को वो शेयर करके दुख को भूल जाएं। ऐसे लोगों को शेयर करें जो उसका मजाक न उड़ाए और उसको समझे। दूसरा है कि भय न करें, मन में अस्थिरता न रहे, मन को ध्यान से स्थिरता लाएं। फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा क्रोध ना करें, ईर्ष्या ना करें, द्वेष ना करें। ये सब धारणीय वेग बताए हैं। दूसरा है कि सोशल मीडिया का जो आजकल अति योग हो रहा है, इंस्टाग्राम में रील्स, पहले टिकटॉक था, इंस्टाग्राम में रील्स, उसके कमेंट्स पढ़ना, उसमें गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां रहती हैं। टीवी खोलेंगे तो इतने सारे न्यूज चैनल्स में इतना गंदा गंदा चीजें दिखाए जाते हैं। यहाँ ये हो गया, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया। उसका अगर हो गया ठीक है, एक्सीडेंट हो गया सब, लेकिन उसका ज्यादा मन पे विचार करते हुए कि वो एक्सीडेंट हो गया, बाढ़ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, उसका ज्यादा विचार ना करें। क्योंकि वो प्रकृति का नियम है, उत्पत्ति स्थिति लय, ये सब होते रहता है। और एक ही चीज को बार बार ओवर थिंकिंग करना, एक ही चीज को सोचना, ये सबसे अनुक्षय मिलता है और मन को। और बोलते हैं चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता से चतुराई घट जाती है, चिंता नहीं करना है। और दुख से शरीर घटता है, तो दुखी भी नहीं रहना है कि शरीर को नुकसान हो। और पाप नहीं करना है कि लक्ष्मी घटे, शारीरिक लक्ष्मी और घर की लक्ष्मी वो दूर हो। ऐसा संत कबीरदास जी ने कहा है। इसलिए काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या मान शोक, ये सब मान भी नहीं होना चाहिए कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। अपने आप पे अहंकार रखना ये भी नुकसान देता है। जी। आप लोग को कुछ किसी को बोलना है, और किसी को परुष शब्द ना बोले, कठोर शब्द ना बोले कि सामने वाले को बहुत तकलीफ हो। हाँ, बोलिए बोलिए मैम। सर मैं नलिनी जी के साथ बोल सकती हूँ? हाँ, नलिनी मॅडम, तुमच्या बरोबर त्यांना बोलायचं होता। जी वीणा मैम प्रणाम। बोलिए प्रणाम। मैम। हाँ हाँ, आपको तो TSH बढ़ गया है ना आपका तो? हाँ TSH बढ़ा है। B12 कम है शायद ना? B12 भी कम है, उसके इंजेक्शन लिए थे मैंने। और D3 भी कम है ना? D3 भी कम था, उसका भी इंजेक्शन लिया था। और ये जो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो गोलियां दी थी ना, उस हाँ। वजह से मेरा लीवर फंक्शन भी डिस्टर्ब हो गया था। बिलीरुबिन थोड़ा, डायरेक्ट बिलीरुबिन बढ़ गया था मतलब हायर रेंज पे था। अच्छा। और तो कल हमारे सर जी ने आपको दे दिया है ना कुछ फॉर्मूला? अभी लंघन के लिए बोला है सर ने। अच्छा
तो आपको आराम हो जाएगा, वो टेम्परेरी फेज है आपकी। जी मैम, बिल्कुल अच्छे होंगे आप। बहुत बहुत थैंक यू आपका ओके, हौसला बढ़ाने थैंक यू सर। हौसला बढ़ाने वाले लोग मेरे जीवन में कम है। यहाँ पे सब मुझे सब आशीर्वाद, आपके आशीर्वाद से मैं अच्छी हो जाऊंगी। जी, आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ में हैं, ये हमेशा याद रखिए। हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है, तो और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं बोलना है तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। मुझे, हाँ सपना मैडम आप नमस्कार। कुछ बोलना है? जी बोलिए मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। सर हाँ व्यंग जो होता है ना सर, न्यक्ष व्यंग, सर हाँ, इसके लिए सर इस पे कोई सेशन लीजिएगा ना सर विस्तार से। ठीक ठीक है, आप ग्रुप में लिख दीजिए, मैं उस पे पूरा सेशन बनाऊंगा और डीप में उस जी, पे पढ़ाऊंगा लेक्चर हाँ में। जी, हाँ जी, हाँ जी सर, जी सर, जी नमस्कार सर। थैंक यू मैम। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, मुझे 8 बजे एमडी के फाइनल ईयर के बच्चों को पढ़ाना है, जिसमें मोनिका मैडम है, कंचन मैडम है, शशि मैडम है। मैं अभी लिंक दूंगा, आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहें, लेकिन वो थेरोटिकल पार्ट है, उसमें आप लोगों को कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, सीखना है तो जुड़ सकते हैं, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं। बाकी फिर हम 9 बजे मिलेंगे। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।